एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज के वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू अटेम्प्ट लॉन्ग आंसर्स फॉर आवर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम। तो ये वीडियो है सारे ही 12th के लिए जिनको बहुत ज्यादा इस वक्त आई वुड से नर्वसनेस हो रही है या फिर बहुत ज्यादा एंक्शियस फील हो रहा है कि कैसे अपने इंग्लिश बोर्ड एग्जाम को हम टैकल करने वाले हैं, क्योंकि केवल 10 दिन रह गए हैं। तो लॉन्ग आंसर्स जो कि आपके 5 मार्कर्स हैं उनके लिए आपकी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमें इन लॉन्ग क्वेश्चंस को आंसर करना है। और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो पैरेलल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, डायरी एंट्री वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, स्पीच लिखने को बोला जा रहा है, डायलॉग डिलीवरी लिखा जा रहा है। तो वो सब हम एनालाइज करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगी कैसे ये वाले क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो देखिए एक बार पेपर पैटर्न अगर हम देखें तो 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13 आपके लॉन्ग आंसर्स होने वाले हैं, जिसमें आपको चॉइस मिलेगी, यानी कि यू कैन चूज 1 और 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल वेटेज जो है वो 10 मार्क्स होगी। एक जो हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो फ्लेमिंगो से आएगा, पोएम या प्रोज किसी में से भी हो सकता है, एंड दूसरा विस्तास से आएगा। क्लियर है। और जो क्राइटेरिया दिया है कि भाई कैसे सवाल पूछे जाएंगे, तो पहले तो 120 to 150 वर्ड्स में हमें ये लिखना है बेस्ड ऑन इंसिडेंट। भाई कोई पोएम या फिर कोई स्टोरी में कोई इंसिडेंट के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओवरऑल थीम क्या है स्टोरी की, क्या है क्या वैल्यूज हम देख रहे हैं, क्या मॉरल्स हम देख रहे हैं, उस पे आता है। पैसेज बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई पैसेज दे दिया है उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड भी आ सकता है और इवेंट बेस्ड भी आ सकता है। रेफरेंस पॉइंट्स कि आपको कुछ ऐसा दे दिया जाएगा और उस पे आपको जो है आंसर लिखना है, ये खुद आपकी जो सिलेबस है उसमें मेंशन्ड है, राइट। और अगर विस्तास की बात करें तो विस्तास थीम, इवेंट और इंसिडेंट, इन तीनों पे फोकस किया जाएगा जब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। हम एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं वीडियो में, तो घबराना नहीं है। पूरा ये जो स्ट्रेस हो रहा है 5 मार्कर्स को लेके, ये एकदम आपका जो है रिलैक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। अच्छा जी, अब पैरेलल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पैरेलल क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि भाई डेरी, ठीक है जी, डेरी और एमहेमेल दोनों को क्या किया, एक ही क्वेश्चन में डाल दिया है। तो 2 स्टोरीज या 2 पोएम्स के कैरेक्टर्स को एक ही क्वेश्चन में डाल दिया है, राइट। हो सकता है कि इन 2 कैरेक्टर्स के बीच में कोई सिमिलैरिटी है, कोई डिफरेंस है, ठीक है जी, क्लियर। और इनको लिंक बना के कॉन्वर्सेशन करनी है, डायलॉग डिलीवरी करनी है, या फिर एमएमएल को, डेरी को कोई सलाह देनी है। ऐसे करके जब 2 अलग अलग कैरेक्टर्स 2 अलग अलग स्टोरी से एक ही क्वेश्चन में डाल दिए जाएं तो उसे पैरेलल क्वेश्चन बोल दिया जाता है। और ये काफी समय से, पिछले 2-3 साल से हो रहा है। तो ये भी हम सीखेंगे भाई कैसे करना है। दूसरा है जो भाई आपकी लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर में डाला गया है, वो है कि डायरी एंट्री के फॉर्म में जो आपका क्वेश्चन है वो आ रहा है, आपको डायरी एंट्री के फॉर्म में अपना आंसर देना है। तो ये कैसे करें? और क्या है भाई, स्पीच दीजिए, मोटिवेशनल स्पीच दीजिए। एंड नंबर 4 डायलॉग्स, 2 कैरेक्टर्स दे दिए हैं भाई, आंट जेनिफर टाइगर वाली आंटी जी और दूसरी सोफी दे दी है फॉर एग्जांपल। इन दोनों के बीच में कुछ रेफरेंस पॉइंट देके आपको डायलॉग्स, एक कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करनी है। तो ऐसे आंसर्स को कैसे हम टैकल करें, क्या क्या हमें लिखना है, कैसे हमें लिखना है, वो हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये है हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर, आपके ही बैच का जो है उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, इमेजिन यू आर पैब्लो नेरूडा, द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट। तो हमें समझ में आ गया यार, पोयम है। और सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सबसे पहला स्टेप है ये, वरना 5 नंबर डूब गए। तुम कौन हो? यू आर पैब्लो नेरूडा। तो सबसे पहले यहां लिख लो भाई, मैं हूं, मैं कौन हूं? पैब्लो नेरूडा। तो आपको पैब्लो नेरूडा की तरफ से जो भी आंसर है वो लिखना है, ठीक है, अपनी तरफ से नहीं लिखना है। चलिए, व्हाट एडवाइस माइट यू ऑफर टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप किसको एडवाइस दे रहे हो? रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। टू होम? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए भाई पहले ही अपने आंसर में, ठीक है।
द पोएट ऑफ रोड साइड स्टैंड। तो भाई दो पोएट जो हैं वो बात कर रहे हैं, आप पैब्लो नेरूडा हो और आपको एडवाइस देनी है किसको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। तो पहला स्टेप आपको ये समझ लेना है वरना दिक्कत होने वाली है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिज, अच्छा अब हमें इसको क्या एडवाइस देनी है भाई, इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिज कॉन्फ्लिक्टेड इमोशंस, की भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इसके कॉन्फ्लिक्टेड इमोशंस हैं। As displayed in the given lines, अब ये दे दिया ना पैसेज या एक्सट्रैक्ट जो हमने पहले पढ़ा था बेस्ड ऑन अ रेफरेंस पॉइंट, तो ये पैसेज दिया है। The requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. अब हमें क्या करना है, पेन डाउन योर एडवाइस, अपनी एडवाइस जो हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट को देने वाले हैं एक लेटर के वे में लिखनी है। समझ गए बात, क्या टैकल करते हुए कि जो इनके इमोशंस हैं, कॉन्फ्लिक्टेड इमोशंस, जो इन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए, इमोशंस में हचपच हो रही है, उसको एडवाइस देते हुए। और ये एडवाइस हम किसके बेसिस पे देंगे, जो हमारी पोयम है कीपिंग क्वाइट दैट टेक अ मोमेंट ऑफ पॉज। समझे, और यहाँ पे हिंट भी दे दी है कैसे आपको शुरू करना है आंसर। डियर रॉबर्ट, आई रिसेंटली रेड योर पोयम अ रोड साइड स्टैंड। ठीक है, ऐसे शुरू करना है और एंड कैसे करना है ये भी गिवन है। आई होप दिस एडवाइस इज हेल्पफुल टू यू, प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनीथिंग एल्स आई कैन डू। तो हमें स्टार्टिंग और एंड दे दिया है, बीच का जो कंटेंट है उसके 5 नंबर हैं भाई। चलो अब देखते हैं कैसे हम इसको आंसर करने वाले हैं। देखो समझो मेरी बात, ये पूरी वीडियो देखोगे तो ही समझ में आएगा कैसे लिखना है। सोच रहे हो कि भाई क्या बकवास है, तो भाई आपके नंबर नहीं आएंगे, डिटेल में एनालाइज करना पड़ेगा। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी क्या क्या इंक्लूड करना है आंसर में, तो स्टिक टिल द एंड। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं जरा। हमें ये क्लियर हो गया भाई मैं कौन हूं और मैं किसको बोल रहा हूं और मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है जी, समझ में आ गया। और रेफरेंस पॉइंट क्या है इस पैराग्राफ से रिलेटेड, समझ गए, और स्टार्टिंग और एंड भी पता है। तो चलो फिर किस बात की देरी है, अब यहां पे ध्यान देंगे आंसर पे, क्योंकि इसी से आपका आंसर बनने वाला है। डियर रॉबर्ट, ये तो पहले वही चिपका दिया जो हमें गिवन है। ठीक है, आई रिसेंटली रेड योर पोएम अ रोड साइड स्टैंड एंड अब आप बताओगे आपने क्या फील किया। एंड आई वॉज स्ट्रक बाय द कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस, यहीं पे हमने वो डाल दिया जो पॉइंट है जिसपे बात करनी है हमें रॉबर्ट से। तो and was struck by the conflicting emotions that you expressed towards the end. पोएम की एंड की तरफ जो आपने conflicting emotions दिखाए हैं उससे मैं काफी बॉदर हुआ हूं। I understand that it can be difficult to make decisions when we are overwhelmed by our emotions. मुश्किल है डिसीजन लेना जब हम अपने इमोशंस हम पे भारी होते हैं। ठीक है, तो आपने उसकी सिचुएशन को क्या किया, अंडरस्टैंड किया। ठीक है, सो पहले क्या दिखाया कि मैंने आपकी पोयम पढ़ी है और उससे मैंने जो इशू है उसको समझा और अंडरस्टैंड किया। ठीक है, आगे देखिए। इन माई ओन एक्सपीरियंस आई हैव फाउंड दैट टेकिंग अ मोमेंट ऑफ स्टिलनेस, अब क्या किया, अपनी पोयम को अप्लाई कर दिया। एप्लीकेशन अप्लाई किसको करना, अपनी पोयम कीपिंग क्वाइट को, उसकी जो सेंट्रल थीम है, राइट, ये आपको हर एक पोयम हर एक स्टोरी की सेंट्रल थीम कि ये पोयम क्या दर्शाती है, हमें क्या सिखाती है, क्या वैल्यूज देती है, जो समरी है वो यहाँ पे चिपका दी। तो मैंने खुद के एक्सपीरियंस में क्या पाया है कि भाई मोमेंट ऑफ स्टिलनेस लेने से, रिफ्लेक्शन करने से बहुत ज्यादा हेल्प होती है और डीपर अंडरस्टैंडिंग बनती है एक सिचुएशन की, और हम खुद से जो है कनेक्ट हो पाते हैं, connecting with our own humanity and that of others. This is the message that I try to convey in my poem. तो क्या किया, अपनी पोयम से क्या मैसेज हम दे पा रहे हैं वो बता दिया। समझ गए बात, हाँ या ना। तो सेंट्रल थीम आ गई सेकंड पैराग्राफ में, बढ़िया से। अब मेन आंसर क्या है, क्या आप राय दे रहे हो, क्या आप एडवाइस दे रहे हो। यहाँ पे एडवाइस लिखेंगे थर्ड पैराग्राफ में जो पूछा गया है, राइट। पहले में इशू हाईलाइट किया, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी प्रॉब्लम, वो बताया, फिर अपनी पोयम को अप्लाई किया और यहाँ पे एडवाइस, क्या एडवाइस देंगे जो हमने अपनी पोयम में बताई है, टू टेक अ मोमेंट टू बी स्टिल एंड कॉन्टेम्पलेटिव बिफोर मेकिंग एनी डिसीजंस अबाउट द फेट ऑफ द पीपल एट द रोड साइड स्टैंड, राइट। दूसरों के लिए डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा
स्टिल हो, अपने अंदर झांको और फिर डिसीजंस लो। बाय क्वाइटिंग योर माइंड, अपने माइंड को शांत करके और मोमेंट में प्रेजेंट होके आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे दूसरे के स्ट्रगल्स और पेन को, राइट, एंड एक नया पर्सपेक्टिव आप ले पाएंगे, राइट। तो दोनों पोयम को क्या किया, मिक्स कर दिया, दोनों की वैल्यूज, दोनों की थीम को मिक्स कर दिया थर्ड पैराग्राफ में, राइट। रिलेट कर रहे हो आप अपनी एडवाइस, अपनी पोयम को रिलेट कर रहे हो उस पोयम के साथ, राइट। समझे बात, हाँ या ना? बहुत अच्छे। So I also feel that by breaking from your routine and taking a moment of stillness and reflection, आप deep understanding लेंगे और एक functional decision ले पाएंगे, सही decision ले पाएंगे। ठीक है जी, बहुत अच्छे। अब next paragraph में क्या बताया, इसी को sum up कर दिया। I believe that this moment of reflection could help you, कि भाई ये जो मैंने आपको बताया ये आपकी मदद करेगा to see beyond your conflicting emotions। पहले जो conflicting emotions यूज किया वापस से यहाँ यूज कर दिया कि आपकी इस चीज से मदद होगी एंड हम सब ह्यूमन है। अब यहाँ पे एम्पैथी दिखाओगे लास्ट पैराग्राफ में, एम्पैथी कि हम सब ह्यूमन है और मैं समझ रहा हूं कि ये इशू होता है, लेकिन हम ये चीज करेंगे, अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे तो हम अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, काम रह पाएंगे, बैलेंस्ड रह पाएंगे। समझे? और फिर वही जो लाइन बताई गई थी एंड जैसे करना है वो हमने यहाँ पे चिपका दी है। समझे बात? सो दीज आर द पैरेलल क्वेश्चंस। दो डिफरेंट पोएट्स को ही क्या किया, इंटरैक्ट करवा दिया कि आप एडवाइस दें इस पोएट को, और दोनों की पोएम्स के बेसिस पे आपका आंसर बनेगा। एक की थीम दूसरे पे अप्लाई की जाएगी। समझे बात, हाँ या ना? इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब एक चीज इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फॉर्म, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब आपको यहाँ पे आई से लिखना है क्योंकि सीधा डायरेक्ट बात कर रहे हैं आप दूसरे कैरेक्टर के साथ, दूसरे पोएट के साथ, और आप कौन है वो पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए, पैब्लो नेरुडा। तो हमेशा आपको भाई ये देखना है कि मुझे ऑडियंस बोला गया है, मुझे रीडर बोला गया है, या फिर मुझे मैं हूं कौन, है ना, मैं हूं कौन, बाहुबली वाला। तो आपको देखना है सबसे पहला स्टेप कि मैं कौन हूं भाई, मैं पोएट हूं क्या, मैं कोई कैरेक्टर हूं क्या, मैं रीडर हूं। तो उस पर्सपेक्टिव से आप फॉर्म चेंज करेंगे, आई, मी, यू, दे, ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आप किसमें जो है अपना आंसर लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखिए, द डिफरेंट पोर्ट्रेयल्स ऑफ विमेन in the texts, Aunt Jennifer's tigers, going places, lost spring and my mother at 66। 4 पोएम्स है, तो पहले यहां लिख लो 4 पोएम्स। ठीक है, ऑफर इंसाइट्स इनटू द एक्सपीरियंसेस ऑफ विमेन इन सोसाइटी। विमेन इन सोसाइटी पे फोकस किया गया है। इनको ना आप सिंपली अंडरलाइन कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में लिखने की बजाय, ताकि आपको क्लियर हो जाए मुझे पूछा क्या गया है। You have been asked to address your peers, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ आपको एड्रेस करना है, यानी कि काइंड ऑफ एक स्पीच देनी है, राइट, और शेयर करना है। क्या शेयर करना है? कंटेंट बताया गया है। द वे these portrayals highlight the diversity of the female experience। ठीक है, किस तरीके से ये जो एक्सपीरियंस है फीमेल्स का वो डिफरेंट है, डाइवर्स यानी कि अलग है। The importance of understanding each individual women's challenges and experience। कैसे जरूरी है समझना कि हर एक विमेन के साथ जो है एक अलग एक्सपीरियंस होता है लाइफ में। ठीक है, कि क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस बताना है हमें। समझ गए बात? कंपोज दिस ड्राफ्ट विद रेफरेंस टू एनी 3। अब भाई क्या बोला, 4 पोएम्स है, किसी भी 3 पोएम्स पे बेस्ड रेफरेंस आ गया ना, आप अपने ये 2 पॉइंट्स प्रूव करेंगे कि भाई किस तरीके से इन 3 लेडीज जो पोयम में है उनके एक्सपीरियंस अलग थे और क्यों इंपॉर्टेंट है उनके एक्सपीरियंस को समझना। ठीक है, स्टार्टिंग बता दे, गुड मॉर्निंग एवरीवन एज आई एनालाइज द अलॉटेड टेक्स्ट्स। ठीक है, और एंड बता दे, टू कंक्लूड आईड लाइक टू से दैट। चलिए आंसर देखते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू कर दिया, गुड मॉर्निंग एवरीवन एज आई एनालाइज द। अब आप कौन है यहाँ पे, आप एक थर्ड पर्सन है, रीडर है। ठीक है, तो मैं हूं कौन, मैं एक थर्ड पर्सन हूं। तो एज आई एनालाइज द अलॉटेड टेक्स्ट आई नोटिस्ड या फिर आई रियलाइज्ड दैट दो ईच पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन वाज यूनिक,
They all offered varied insights, अलग अलग insights into the experiences of women in society. तो यहाँ पे भी सिमिलर है, जो मेन एजेंडा है वो पहले ही लाइन में दे दिया है, राइट? मेन एजेंडा पहले ही लाइन में एड्रेस कर दिया है, राइट? तो एजेंडा हाईलाइट कर दिया है भाई. टू बिगिन विद, अब देखो आपको 3 स्टोरीज, 3 पोएम्स उठानी है और बताना है उनके बारे में. फिर क्या आ गया? सेंट्रल थीम आ गई है ना. तो सबसे पहले हमने आंट जेनिफर उठा लिया है. क्या पोर्ट्रे किया है? विक्टिम ऑफ पेट्रियार्की, लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर विमेन वर एक्सपेक्टेड टू कन्फर्म टू सोसाइटल नॉर्म्स या सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस. फ्रीडम और स्ट्रेंथ नहीं मिली, सारे कीवर्ड्स डाल दिए और लिमिटेशन उन पे इंपोज करी गई. तो पहला आ गया ना सेंट्रल थीम आंट जेनिफर के ऊपर. अब दूसरी पोएम पे चलेंगे. इन कॉन्ट्रास्ट भाई आंट जेनिफर के डिफरेंट में उनके ऑपोजिट सोफी एम्बिशियस है, डिटरमिन्ड है, जो कि सोसाइटल नॉर्म्स को ब्रेक करना चाहती है ना. वो जेंडर रोल्स पे नहीं लिमिटेड है, वो चैलेंज कर रही है इन रिस्ट्रिक्शंस को जो उस पे लगाए जा रहे हैं. ठीक है जी. सोफीज मदर ऑन द अदर हैंड फ्रॉम अ जनरेशन प्रायर, उन्होंने वही किया भाई, सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उनको फॉलो किया और अपनी ड्रीम्स को फुलफिल नहीं किया. अब तीसरी पोएम आ जाए यहाँ पे. फिर से हमने जो फीमेल कैरेक्टर है उसकी सारी जो सेंट्रल थीम है वो डाल दी. लॉ स्प्रिंग में द ग्रैंड मदर एंड डॉटर इन लॉ इन फिरोजाबाद वर पोर्ट्रेड एज रेजिलिएंट इन द फेस ऑफ पॉवर्टी एंड द सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स ऑफ देयर कास्ट. हाउएवर उन्होंने कोई तरीका निकाला और इस सिचुएशन को बेस्ट वे से जो है फेस किया डिस्पाइट द लिमिटेशंस जो उन पे सोसाइटी ने लगाई थी. तो यहाँ पे 3 जो हैं पोएम्स उनको एनालाइज कर लिया गया है. और यहाँ पे एक्स्ट्रा अगर आप माय मदर एट 66 देखेंगे तो यहाँ पे मदर को कैसा दिखाया है? जो ओल्ड हो रही है, जो कि वल्नरेबल है और उनको प्रोटेक्शन चाहिए, राइट? अब हमें यहाँ पे क्या डाल देना है? क्या इंपॉर्टेंस है? दीज पोर्ट्रेयल्स ऑफ विमेन ऑफर वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द एक्सपीरियंसेस ऑफ विमेन इन आवर सोसाइटी from victimization to resilience in the face of poverty and offer us important lessons. क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है इनके स्ट्रगल को जानने की? ताकि हम समझ पाएं क्या क्या वैल्यूज हमें इनकॉर्पोरेट करनी है. स्ट्रेंथ, वल्नरेबिलिटी एंड द नीड फॉर एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट. तो आपको यहाँ पे सम अप कर देना है एंड में. तो दोनों जो चीजें पूछी गई हैं वो जरूर से आंसर करनी है. एंड टू कंक्लूड I'd like to say, कंक्लूजन में that as readers we can learn from their experiences and strive towards a more equitable and just society. equitable, equality की आप बात करेंगे, right? ये जो characters है ये हर एक women की life के experience को दिखाते हैं. and ये क्यों हमें बता रहे हैं, ये कैरेक्टर्स हमें क्या समझा रहे हैं कि सबकी जो अपनी जर्नी होती है वो अलग होती है एंड द डिसीजंस यू मेक एक्चुअली फ्रेम योर लाइफ. तो ऐसे करके आपको हर एक एस्पेक्ट जो है क्वेश्चन का उससे आंसर करना है. ये तरीका मैं आपको समझा रही हूं. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विस्तार से. चलिए. सो इन द स्टोरी द थर्ड लेवल बाय जैक फिने, Charlie is obsessed with finding the third level in an attempt to thrash out whether this obsession is good quality or harmful one. क्या ये obsession सही है या गलत? Charlie's wife expresses her thoughts in a diary entry. So, मैं हूँ कौन? मैं हूँ लुइसा, चार्ली की बेबी, राइट? So you are, मैं कौन हूँ भाई? I am लुइसा, चार्लीज वाइफ. ठीक है, पहले ये हमें समझ में आ गया है. राइट दिस डायरी एंट्री, सपोर्ट योर रिस्पॉन्स विद रेफरेंस टू द स्टोरी. अब रेफरेंस यहाँ पे क्या है? पूरी कहानी जो है द थर्ड लेवल. और क्या हमारा इशू है कि भाई ये जो ऑब्सेशन है ये गुड है या बैड है? ऑब्सेशन गुड वैल्यू, गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी. ठीक है जी. और डायरी एंट्री लिखनी है. स्टार्टिंग का तरीका बता दिया है. ठीक है, स्टार्टिंग लाइन बता दी है. तो चलिए शुरू करते हैं, ओवरव्यू देखते हैं. देखिए, स्टार्ट हमने उसी से किया. आई हैव बीन मैरिड टू चार्ली फॉर अ फ्यू ईयर्स नाउ and I have always known him to be an intelligent man with an imaginative mind. However, his recent obsession with finding the third level has left me quite worried. भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या जो इशू है कि ये कोई गुड क्वालिटी है या हार्मफुल क्वालिटी. तो आ गया ना पहले ही पॉइंट में क्या जो इशू क्वेश्चन में गिवन है. तो पहला पैराग्राफ हो गया हमारा, राइट. चलिए
अब हमें क्या करना है, दोनों को पहले एनालाइज करना है। अब गुड क्वालिटी के चलते हमने पहले चार्ली की गुड क्वालिटीज बता दी हैं, ठीक है। हिज डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस, हिज विलिंगनेस, राइट, हिज इमेजिनेशन एंड क्यूरियोसिटी, ये वाले कीवर्ड्स डाल दिए पॉजिटिव। उसके बाद देखिए, अच्छा जी, अब क्या नेगेटिव है इस ऑब्सेशन का कि वो रियलिटी से डिटैच हो गया है, डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी, डिफरेंस नहीं वो देख पा रहे रियल और वी कैन से इमेजिनरी में, ठीक है। टाइम और मनी जो है, सर्चिंग फॉर अ प्लेस दैट में नॉट इवन एग्जिस्ट, उसी में डाल दिया है सारा, हार्मफुल खुद के लिए भी और फैमिली के लिए भी हो सकता है। नेगेटिव बता दिया, 3 पैराग्राफ हो गए, ठीक है जी। चलिए, अब आपके पर्सनल ओपिनियन में एज अ वाइफ क्या आप सोच रही हैं? आई अंडरस्टैंड दैट ही फील्स, एम्पैथी दिखा दी भाई कि वो यार स्ट्रेस्ड है, प्रेशर में है, राइट, लेकिन आई थिंक दिस इज हार्मफुल एज इट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम एड्रेसिंग द अंडरलाइंग इश्यूज दैट आर कॉजिंग हिम स्ट्रेस। पर्सनल ओपिनियन बता दिए 4th पैराग्राफ में, ठीक है। अब और क्या रिजल्ट है, क्या सपोर्ट है आप नेगेटिव में देना चाहते हैं कि चार्लीज ऑब्सेशन हैज कॉज्ड हिम टू निग्लेक्ट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों से हट रहा है, काम पे नहीं जा रहा है, ठीक है, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है घर पे, हमारा रिलेशनशिप भी खराब हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा ही होता रहा तो बहुत बुरा डैमेज हो जाएगा। सपोर्ट दे दिया अपने पर्सनल ओपिनियन को, ठीक है जी। एंड फाइनली कंक्लूजन कर दिया है। ऑल आई कैन से इज आई बिलीव दैट चार्लीज ऑब्सेशन विद फाइंडिंग द 3rd लेवल मे हैव स्टार्टेड एज अ हार्मलेस क्यूरियोसिटी। पहले कोई इसमें नेगेटिव चीज नहीं थी, बट अब जो है बहुत हार्म हो गया है बिकॉज कंटिन्यूअसली वो ऑब्सेशन जारी है। आई लव हिम डियरली एंड आई होप दैट ही रियलाइजेस दैट इट इज अफेक्टिंग नॉट ओनली हिम बट ऑल्सो हिज फैमिली। तो ये हमारा आंसर होगा। समझ गए ना क्या पैटर्न है आंसर लिखने का। अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो जितकाला सा पे है, देखिए जरा। अनदर डायरी एंट्री, चॉइस आती है आपको, एक ही अटेम्प्ट करना है दोनों बुक में से, तो 2 इन टोटल 10 मार्क्स। अ ग्रोन अप जितकाला सा रिफ्लेक्ट्स ऑन द इंसिडेंट about cutting off her long hair and is conflicted that she did not do enough to resist and surrendered easily. She also wonders if she could have tried something else to prevent the incident. तो मैं हूं कौन? मैं हूं जितकाला सा, ठीक है जी। एज द ग्रोन अप, बड़ी हो गई हूं अब मैं, ठीक है। आई एम जितकाला सा। क्रिएट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग कौन से थॉट्स? भाई अब इशू क्या है कि यार मैंने ना अपना 100% नहीं दिया, ठीक है, और मैंने बहुत जल्दी हार मान ली, ठीक है। मैं कुछ और भी कर सकती थी उस इंसिडेंट को रोकने के लिए, समझ गए बात। सो आई कुड हैव डन बेटर, ठीक है। इशू है कि भाई सरेंडर इजीली कर दिया, गिव अप इजीली कर दिया, ठीक है। चलिए, अब हमें डायरी एंट्री लिखनी है ये थॉट्स बताते हुए, और कंक्लूड एंड कैसे करना है? बाय एब्सॉल्विंग योरसेल्फ ऑफ एनी ब्लेम। एंड हमें ऐसे करना है कि नहीं मैं सही थी, कोई मेरी गलती नहीं है। समझ गए बात? तो पॉजिटिव नोट पे हमें कंक्लूड करना है। अब शुरुआत बता दिया है, आई फाइंड माई सेल्फ रिफ्लेक्टिंग ऑन एन इवेंट दैट हैपेंड मेनी ईयर्स अगो। तो भाई बहुत साल पहले ये चीज हुई थी, तो मैं उस पे जो है रिकॉल कर रही हूं वो चीज। देखिए जरा आंसर। ओके, सो आई फाइंड माई सेल्फ रिफ्लेक्टिंग ऑन एन इवेंट दैट हैपेंड मेनी ईयर्स अगो, वन दैट हैज कंटिन्यूड टू हॉन्ट मी एवर सिंस। तब से डराता है मुझे, हॉन्ट करता है। क्या था इंसिडेंट कि भाई माई लॉन्ग हेयर वॉज फोर्सफुली कट ऑफ एट द स्कूल। एज आई सिट हियर टुडे आई कैन नॉट हेल्प बट फील कॉन्फ्लिक्टेड अबाउट माई एक्शंस। तो आप क्या कर रहे हो? अपने एक्शन से कॉन्फ्लिक्ट में हो कि मैंने सही किया गलत किया, या मैं और जो है परसिस्ट कर सकती थी। सो क्या कॉन्फ्लिक्ट है? On one hand, I am proud that I stood up for myself and refused to submit to their demands at first. पहले तो हार नहीं मानी, है ना? उस टाइम जो आपके बेली में फायर थी, और मैं हार नहीं मानूंगी। However, जैसे जैसे टाइम पास हुआ, ये जो सोचा था यार, जो मोटिवेशन थी वो भी खत्म हो गई, एंड इवेंचुअली आई अलाउड देम टू कट माई हेयर। अब जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है, अब यहाँ पे इशू हमने बता दिया, why did I give in too easily, right, that I did not do enough to resist, why did I surrender so easily। तो इशू बता दिया, conflict of emotions अब आपको फील हो रहा है about your actions। यहाँ पे देखिए, अब क्या मैं डिफरेंट कर सकती थी? अगर सोचूं तो यार मैं जो है
हेल्प ले सकती थी दूसरे स्टूडेंट से, और ज्यादा मैं छुप सकती थी, एस्केप कर सकती थी, राइट। लेकिन उस टाइम मैं इतनी ज्यादा ओवरवेल्म हो गई, कंफ्यूज हो गई, लेकिन मैंने कुछ इससे बेहतर ऑप्शन सोचा ही नहीं, राइट। तो उस टाइम आप तो क्या बताया कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ और हो सकता था तो क्या हो सकता था बेहतर, वो बता दिया है, राइट। अब भाई मैं मान रही हूं कि मैंने ब्लेम करा है खुद को, बट आज जो है मैं गिल्ट फ्री अपने आप को कर रही हूं। एज अ यंग गर्ल आई वॉज फोर्स्ड इन टू अ स्ट्रेंज प्लेस, आई वॉज नॉट गिवन चांस टू मेक माई ओन चॉइसेस, टू डिसाइड वॉट वॉज बेस्ट फॉर मी। आई वॉज अ विक्टिम ऑफ द सिस्टम, राइट, जहां पे मेरी आइडेंटिटी को वी कैन से एकदम स्ट्रिप अवे कर दिया गया था। लेकिन आज के दिन जो है आई चूज टू फॉरगिव माई सेल्फ एंड ऑनर द ब्रेव लिटिल गर्ल हु स्टूड अप फॉर हरसेल्फ दैट डे। भाई मैंने आवाज उठाई, वही बहुत है, राइट। आई डिड नॉट सबमिट टू देम इन द फर्स्ट प्लेस, वो ही बहुत बड़ी बात है। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर हर करेज। हर कौन है? जो यंग जिद कलासा है, राइट, करेज एंड स्ट्रेंथ, एंड आई विल कंटिन्यू टू ऑनर हर मेमोरी बाय फाइटिंग फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी फॉर ऑल। तो एंड हमने पॉजिटिव नोट पे कर दिया, समझ गए बात। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को टैकल करना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहां पे हैं। इमेजिन एम हेमेल राइट्स अ लेटर टू राजकुमार शुक्ला। तो आ गया ना पैरेलल क्वेश्चन। नरेट इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स हाउ एम हेमेल वुड एनकरेज हिम टू फाइट अगेंस्ट द ऑपरेसर्स विद करेज एंड सॉलिडारिटी। तो देखो कैसे दो स्टोरीज को इंटर रिलेट कर दिया। एम हेमेल किसको लेटर लिख रहे हैं? राजकुमार शुक्ला को। तो आप कौन है? मैं हूं कौन? मैं हूं भाई एम हेमेल, और मैं किसको लिख रहा हूं? राजकुमार शुक्ला को। तो डियर राजकुमार शुक्ला, ठीक है। अब भाई मुझे पता चला कि क्या हो रहा है चंपारण में, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की क्या हालत है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। और इस चीज से मुझे क्या चीज याद आई? जो मेरे साथ हुआ था, राइट। तो हमने क्या किया? वो वाली स्टोरी डाल दी, है ना, लास्ट लेसन की थोड़ी सी स्टोरी डाल दी, राइट। और वही ये जो फीलिंग्स है करेज, सॉलिडारिटी की, पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म की, वो यहां पे डाल देंगे। और दोनों स्टोरीज को इंटर रिलेट करके जो है, जो आप एनकरेजमेंट दे रहे हैं किस चीज की कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट द ऑपरेसर्स, राइट। तो आई अर्ज यू टू फॉलो गांधीजी's मैसेज ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सिविल डिसोबीडियंस। माय फ्रेंड, बी फ्री फ्रॉम योर फियर्स एंड विद अदर चंपारण पेजेंट्स फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ ब्रिटिशर्स एंड लैंडलॉर्ड्स फॉर योर राइट्स। तो जो क्वेश्चन में दिया है वही हमें करना है, बट दोनों स्टोरीज को इंटर रिलेट कर देना है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे, राइट। ऐसे ही पूरी जो पीडीएफ है, देखो केवी की जो स्टडी मटेरियल होता है बहुत हेल्पफुल होता है, मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगी। सो मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, और वहीं से मैंने ये वाले क्वेश्चंस निकाले हैं। यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट, राइट। तो अब यहाँ पे क्या किया है, दोनों रैट ट्रैप और आंट जेनिफर टाइगर्स की जो पोएट्स हैं उन्होंने कैसे मेटाफर्स का इस्तेमाल किया है वो हमें समझाना है। रैट ट्रैप रियल में क्या मीनिंग है और आंट जेनिफर टाइगर्स का रियल में क्या मीनिंग है वो आपको समझाना है इस आंसर में। तो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। कीवर्ड्स क्या हैं भाई? वो टाइगर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? शिवलरी, पावर, फ्रीडम, ये सब। और रैट ट्रैप क्या दिखा रहा है कि ये जो वर्ल्ड है ये एक ट्रैप है जिसमें बेट्स लगाई जाती हैं लोगों को ट्रैप करने के लिए। सो दीज आर द कीवर्ड्स जो आपको हर एक स्टोरी में पता होने चाहिए। तो चलिए एक बार लेट्स सम अप, हमें इन क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है। सबसे पहले तो मैं हूं कौन, राइट। जो आप आंसर लिख रहे हैं तो आप कौन हैं? आप रीडर हैं, आप पोएट हैं, आप कोई कैरेक्टर हैं, ये आपको देखना है सबसे पहले क्वेश्चन में, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग आप किस फॉर्म में आंसर लिखेंगे, आई, है ना, या फिर थर्ड पर्सन के फॉर्म में एज अ रीडर आप जनरली स्टोरी के बारे में बता रहे हैं कैरेक्टर्स का नाम लेके, राइट। नंबर 2 चीज क्या है, क्या इशू है, राइट, क्या प्रॉब्लम है जो आपको एड्रेस करनी है, प्रॉब्लम या एजेंडा कह सकते हैं जो टॉपिक गिवन है, और क्या रेफरेंस पॉइंट है, राइट। जैसे कि एक में हमें एक्सट्रैक्ट मिला है पोएम का, एक में पूरी स्टोरी को रेफरेंस पॉइंट बोला गया है। ये तीनों चीजें चेक करनी है बिफोर राइटिंग आवर आंसर। और हमें अपने आंसर में क्या इंक्लूड करना है, जो पहला
वी कैन से पैराग्राफ होगा, उसमें इशू को हाईलाइट करना है जो बताया गया है कि भाई इस चीज पे मैं हेल्प करूंगा या इंसाइट दूंगा, जैसे हमने एग्जाम्पल्स में देखा। दूसरे पॉइंट में आप दिखाएंगे एम्पैथी, कि आप समझ रहे हैं और क्या सल्यूशन है, या फिर क्या इंटर रिलेट करेंगे आप अपनी स्टोरी को, स्टोरी 1 को दूसरी स्टोरी के साथ, ठीक है, या फिर जो भी बोला गया है इंटर रिलेशन दिखाएंगे। एंड नंबर 3, अगर एडवाइस बोली गई है, सजेशन बोला गया है, वो सब आप देंगे। और ये जो इंटर रिलेशन है, पहले आप पोएम नंबर 1 के पोएट है तो अपना स्टोरी के बारे में बताएंगे, पोएम के बारे में जो सेंट्रल थीम है, फिर सेकंड पैराग्राफ में यहाँ बीच में उसको अप्लाई करेंगे सेकंड पोएम के साथ, और लास्ट में जो पूछा गया एक्चुअल में आपको एडवाइस देनी है, सजेशन देना है, मोटिवेशन देनी है, वो आप देंगे, राइट, एंड फिर कंक्लूड कर देंगे। ठीक है जी, तो ये जो है आपका फॉर्मेट होगा। और इस सब के बीच में आपको जो कीवर्ड्स हैं, हर एक आपके चैप्टर के कीवर्ड्स, यानी कि जो वी कैन से वैल्यूज हैं, जो थीम हमें बता रही है, राइट। कीवर्ड्स जैसे हम अगर टाइगर्स की बात करें, जैसे हम अगर बात करें एंड जेनिफर की रिंग की, वो क्या दिखा रही है, ऑपरेशन दिखा रही है, राइट, दैट इज हैवी, वो पेट्रियार्कल सोसाइटी दिखा रही है। ऐसे करके ये जो कीवर्ड्स है, टाइगर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शिवलरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रीडम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज आर द कीवर्ड्स जो आप जरूर हर एक सेंट्रल थीम, हर एक पोएम स्टोरी की याद करेंगे और वो इधर अप्लाई करेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन की वो क्या पूछ रहा है। तो आपके ये जो आंसर है, इसका आधा आंसर तो क्वेश्चन में ही है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर अपने आंसर को फ्रेम करना है फॉर 5 मार्कर्स। आई होप सभी को समझ में आया एंड ये वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर करना, सेल्फिश मत बनो। सो गाइज, दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप you liked it. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.